नमस्कार किसान भाइयों बहनों, बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस किसान समिट में शामिल होने के लिए और किसान तक का हिस्सा बनने के लिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, बहुत धन्यवाद शर्मा सर। आप दोनों जो मेहमान आज यहाँ पर हमारे इस मंच पर मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ में इन दोनों का कृषि में जो योगदान है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन हर सरकार का ये दायित्व होता है कि न सिर्फ वो किसान भाई बहनों को आगे बढ़ाएं, उनकी उपज को बढ़ाएं, उनकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करें, उन्हें पानी खाद भरपूर प्रचुर मात्रा में दें और उन्हें समृद्ध सक्षम बनाएं। डॉक्टर सिंह, पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में आपने किसानों के लिए वो कौन सी योजनाएं चलाई हैं जिन पर और जिनसे आप ये कह सकते हैं कि हमने किसानों के उत्थान के लिए कार्य किया है, और क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए इस पूरे क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कृषि से मतलब है कि कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, इवन फिशरी, ये अलाइड सेक्टर है। कोई भी किसान जनरली 2-3 काम करता है, अकेला कृषि नहीं करता, साथ में पशुपालन भी करता है और भी काम करता है। इस पूरे सेगमेंट को देखेंगे तो 5 साल में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं शासन ने चलाई है, छत्तीसगढ़ सरकार ने, और कुछ तो उसमें ऐसी योजनाएं हैं जो देश में सबसे बड़ी योजना है अपने तरीके की। सबसे बड़ी जो हमारी योजना है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, जिसमें हम लगभग 25 लाख किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा देते हैं। इससे उनको अपनी जो बीज लेने में, खाद लेने में कैश इनपुट उनको मिल जाता है। उनकी बहुत सारी समस्याएं, नहीं तो किसी से कर्जा लो या मदद मांगो, कई बार ऐसी स्थितियां रहती थी। तो ये लगभग अगर आप देखेंगे तो इस साल जो हम लोग अभी 2 किस्त उसकी दे चुके हैं, तो पूरे साल में 7,575 लगभग 7600 करोड़, सबसे बड़ी स्कीम है ये स्टेट गवर्नमेंट की, सबसे बड़ी योजना है। इसके अलावा हमने लोगों को ना केवल सीड प्रोवाइड करने के लिए बल्कि वर्मी कंपोस्ट, जिससे वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर भी उनका रुझान हो, साथ ही साथ जो हमारा लगातार इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के यूजेज से सॉइल खराब हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए भी गोधन न्याय योजना चलाई है। इसके अलावा स्टेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिससे उनको मैकेनाइजेशन, और साथ ही साथ हमने कई एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर का स्टेटस भी दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फिशरी सेक्टर को एग्रीकल्चर का स्टेटस दे दिया है, उसमें भी उनको 0% पे उनको लोन मिल जाता है, बिजली की छूट भी है। हॉर्टिकल्चर में भी 0% ब्याज पे हमने नई योजना चालू की है। तो बिना ब्याज के हॉर्टिकल्चर, चाहे वो टमाटर हो, मिर्ची हो, कोई भी फसल लगाना है, तो ऐसा बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लगातार बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, इस शासन ने शुरू की हुई है। बहुत अच्छा लगता है सुनकर सर, जब आप इतनी सारी योजनाएं चलाते हैं और किसानों तक उनका फायदा पहुंचे। यही आशा हर किसान भी करता है और हम देशवासी भी करते हैं, क्योंकि यही जो किसान है सर, वो अन्नदाता, हम इन्हें अन्नदाता कहते हैं। यही हमारा पेट भरते हैं, यही हमारे लिए पैदावार करते हैं। प्रदीप शर्मा जी, सर आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और हम आपको किसानों का प्रतिनिधि मानते हैं, और हमें ये लगता है कि हर किसान आपसे ये उम्मीद करता है कि आप उसके मन की बात, उसकी खेत की बात, उसकी समस्याओं को, क्योंकि सरकार ने आपको अपॉइंट किया है, तो सरकार तक पहुंचाएं, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी तक पहुंचाएं, और सिर्फ पहुंचाएं नहीं, लड़कर, झगड़कर, मारकर, पीटकर उनसे काम करवाएं।
करवा पा रहे हैं? देखिए, मैं जो सलाहकार बनाया गया हूँ ना, उसमें ये सब काम शामिल नहीं है। ये तो गलत बात है सर, फिर किस बात के सलाहकार हुए आप? मैं बता रहा हूँ मैं किस बात का सलाहकार हूँ। मैं किसान परिवार से आता हूँ। दूसरा, हमारे जो आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, वो खुद ही बहुत बड़े किसान, बहुत अच्छे किसान हैं। तो हम लोग का जो सलाह होता है, जब हम बातचीत करते हैं, तो हम उन नीड गैप्स पे बात करते हैं, जो छोटी छोटी जगह छूट जाती हैं, जो बहुत सारी योजनाओं में, सरकार की, केंद्र की, राज्य सरकार की योजनाओं में शामिल नहीं हो पाती। हम लोग कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों के लिए योजनाएं बनाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। जब हमने शुरुआत की थी, शुरुआती जिस बड़े एक नारे के साथ छत्तीसगढ़ में ये सरकार आई, और उसने घोषित कर दिया कि ये किसानों की सरकार होने वाली है। वो था नरवा गरवा गुरुआ बारी। तो क्षमा सर, आपको रोक रहा हूँ। इसका ना मतलब, हम दिल्ली में बैठकर हम ये 3 शब्द आपके सुनते हैं, हमने सुना भी बहुत, लेकिन आज हमें समझाई क्योंकि इस माध्यम से हमारे इस किसान तक के माध्यम से देश भर में लोग समझ पाए। इसका मतलब पहले समझाइए तीनों का सर। देखिए, नरवा का मतलब होता है स्मॉल रिवुलेट्स, छोटे छोटे नाले। 2 से 11 किलोमीटर लंबे जो नाले होते हैं, उनको छत्तीसगढ़ी में नरवा बोलते हैं। ठीक है? ठीक है। जैसे बच्चे को बबुआ बोलते हैं ना, वैसे नाले को नरवा बोलते हैं। ठीक है? दूसरा, गरुआ। गरुआ का मतलब होता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब जानवर, इसमें 2 चौपाए जानवर, भैंस भी शामिल है, उसमें गाय भी शामिल है, बैल भी शामिल है। केवल गाय की योजना नहीं है वो। गरुआ मतलब सभी लाइव स्टॉक्स। तो ये दूसरी एक बड़ी समस्या थी। तीसरी समस्या जो थी वो घुरुआ की थी, यानी जो कंपोस्ट है वो धरती में जाना लगभग कम हो रहा था। तो हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ है, उसकी जो ज़मीन है वो इस तरह की है, यदि ऑर्गेनिक मैटर नहीं जाएगा, कार्बन नहीं जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पंजाब को तो 50 साल लगे उसको, मतलब इस स्थिति में आने में। हम तो 20 साल में ही टोटल अनुपजाऊ हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने कंपोस्ट के लिए एक नई योजना, एक नया स्वरूप, एक नया विजन शुरू किया। उसको घुरुआ कहते हैं। बाड़ी, छत्तीसगढ़ में लगभग 46% लोगों को कुपोषण था, महिलाओं और बच्चों को। उसका सबसे बड़ा कारण था फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियां, दूध, ये नहीं मिलता था। तो उसके लिए हमने बाड़ी की योजना शुरू की। तो ये सब एक साथ में आया कि पहले हम जब किसी गांव में जाते थे, तो उसमें उस गांव में अच्छा गांव है तो वहाँ 4 चीज़ रहता था। एक तो बढ़िया पानी, नाला रहता था, बहुत अच्छे हिस्ट पुष्ट जानवर होते थे, बहुत अच्छा वहाँ पर कंपोस्ट की व्यवस्था होती थी, और बहुत अच्छा वहाँ पर फल सब्जी मिलता था। यदि ये सब मिल रहा था, लोग अपनी बेटी की शादी वहाँ कर देते थे। ठीक है, माने अच्छा गांव है। हम लोग ने ये शुरू किया कि ऐसे वापस समृद्ध गांव को बनाना है। तो ये नारा निकला कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, देयर आर 4 आइडेंटिटीज ऑफ छत्तीसगढ़, है ना? नरवा गरवा घुरुआ बारी, रिवुलेट्स, कंपोस्ट, कैटल एंड फार्म यार्ड, दिस बैकयार्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गार्डन्स, राइट? तो उसमें ये हुआ कि लोगों को लगा कि ये क्या है, ये पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज मैं आपको उसके 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, जिसको देख के समझ में आ जाता है कि ये कैसा हुआ होगा। 10,200 से ऊपर, 11,000 कुल पंचायतें हैं। 10,246 के आसपास पंचायतों में गांव के लोगों ने जमीन निकाल के बोला, ये हमारी गोचर की भूमि है, यहाँ गौठान बना लीजिए। आज पूरे छत्तीसगढ़ में 1,56,000 एकड़ जमीन गायों के लिए हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई है, कि जो सब बेचा कब्जा में जा रही थी। तो ये 1,56,000 कहने से ऐसे समझ में नहीं आता। 1,56,000 एकड़ का मतलब होता है 625 स्क्वायर किलोमीटर। रायपुर शहर जो है सर, वो 222 वर्ग किलोमीटर का है। आपने 625 कर दिया, माने आपने 3 रायपुर गांव, 3 रायपुर गाय के लिए बस आज छोड़ दिया, बना दिया, है ना? ये जो है वो उसकी पहली चीज है। दूसरी बात, यहाँ गोबर खरीदा गया 2 रुपए किलो में, तो लोग हंसते थे
किलो में खरीदोगे कि लीटर में खरीदोगे? हमने कहा सब में खरीदेंगे, जिसमें आएगा उसमें खरीदेंगे। क्या बात है, ठीक है। ये समझाइए सर थोड़ा सा प्लीज। गाय क्या होता है, बरसात में गाय को अक्सर डायरिया हो जाता है, तो उसका गोबर पतला होता है। हमारे कुछ मित्र जो गौशाला चलाते थे, उन लोगों ने कहा कि गाय को के जो गोबर है उसको लीटर में खरीदोगे कि किलो में खरीदोगे? इस तरह जब मजाक उड़ाते हैं लोग, फिर ये हुआ कि सब साथी मिले, सारे जितने हमारी मैडम बैठी हुई उनका बड़ा योगदान है, पशुपालन विभाग की, हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं, एपीसी, सब लोगों ने बहुत मेहनत करके पूरा एक डिज़ाइन बनाया। तो गोबर आने लगा और उसके बाद फिर महिलाओं को ट्रेन किया गया। मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ सर। ये जो आपने पतला गोबर की बात की, पहले ये वेस्ट होता था, पहले इसे खरीदा पूरी तरह से या तो गांव के चरागन में पड़ा रहता था, सड़कों में पड़ा रहता था, या फिर किसान जो अपने घर में होता है उसको निकाल के अपने घूरे में डाल देता था। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी कि ठीक जुताई के पहले गर्मी के दिनों में वो ले जाके उसको अपने खेत में डाल देगा। लेकिन बाद में एक प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम ये थी कि उसमें बहुत खरपतवार उगने लगा, क्योंकि बाहर जानवर चरने जाता है, तो वो गोबर को आप सीधा यदि निकाल के घूरे में डाल दो और घूरे से खेत में डाल दो, तो उसमें जो खरपतवार है बहुत उगता है, क्योंकि बीज रहते हैं। तो किसान ने आधा बंद उसके लिए कर दिया। दूसरा, गांव में बैलगाड़ी बंद हो गई, क्योंकि बैलों का ज़्यादा उपयोग नहीं रहा। तो 2 बजे रात को 1 बजे रात को ट्रैक्टर खाली हो तो कौन डालेगा? 3-3 साल 4-4 साल गांव में खाद पड़ा रहता था। हम लोगों ने कहा उसको खरीद लेते हैं। महिलाओं को ट्रेंड किया, उनको वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी गई। आज 1.5 लाख महिलाएं इन 10,000 गौठानों में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रही हैं। सर 30 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट 3 सालों में छत्तीसगढ़ में उत्पादन हुआ, जिसका 80% किसानों ने खरीदा। इसका फायदा यह हुआ कि जो खेत के अंदर उर्वरकता थी, कार्बन का परसेंट था, वो जो प्रति वर्ष 7% की दर से कम हो रहा था जमीन में। इसकी वजह से हमको ज़्यादा यूरिया लग रहा था, ज़्यादा पोटाश लग रहा था, ज़्यादा सुपर फास्फेट लग रहा था, बीमारियां ज़्यादा आ रही थी, है ना। ये जब डालना हमने शुरू किया तो वो 7% तो कम होना बंद हुआ ही है, बल्कि 11% के रेट से वो बढ़ना शुरू हुआ है। ये जमीन जो है अब वापस अपने उर्वरक जमीन की तरफ बढ़ रही है। ये दूसरा प्रयोग था। लगभग 7,500 एकड़ में ताजी सब्जियों का और फलों का उत्पादन हो रहा है। उससे भी काफ़ी महिलाओं ने पैसा कमाया। उसको हम मिड डे मील से लिंक कर रहे हैं, बच्चों को गांव में अच्छा खाना मिले। ये नीड गैप चीज़ें हैं। ठीक है सर हम और बात करेंगे आपसे। हम डॉक्टर सिंह के पास आना चाहते हैं। और डॉक्टर सिंह, यहाँ सभागार पूरा हमारा किसानों से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यहाँ पर किसान आए हुए हैं। लेकिन 2 चीज़ें आपने बहुत महत्वपूर्ण अपनी बात में कही सर। मछली पालन को आपने कृषि उद्योग का दर्जा दिया और दूसरा हॉर्टिकल्चर को। लेकिन आमतौर पर होता ये है कि हमारे किसान भाई बहन जो होते हैं उनमें जागरूकता की कमी होती है। उन तक आपकी योजनाएं, आप अच्छी योजना गोधन योजना आपने बनाया, आपने बहुत विस्तार से उसके बारे में बनाया। राजीव गांधी न्याय योजना जो है, लेकिन क्या ये किसान भाई बहनों तक पहुंच पा रही है सर? जागरूकता पैदा करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो उसका फायदा उठा सकें। क्या सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से कोई प्रयास किए गए हैं? अगर हाँ तो वो क्या? किसान भाई बहनों के लिए जो हमारे, मैं इसमें कृषि विभाग की केवल बात नहीं करूंगा, कृषि सेक्टर में मैं बता सकता हूं। जैसे कि कोऑपरेटिव्स, सहकारी समितियां जो हैं, ये एक बहुत बड़ा किसानों के लिए एक सपोर्ट नेटवर्क होता है, जो उनको किसी जमाने में जो कर्ज में डूबे रहते थे, तो इस गवर्नमेंट में कर्ज से जब माफी मिली, उसकी वजह से लगभग 2,25,000 किसान वापस बैंकों से 0% ब्याज पे कर्ज लिए। और हमारा जो धान का एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जो उचित मूल्य खरीदी की व्यवस्था होती है धान खरीदी की, उसमें वो दोबारा जुड़े। ये पुख्ता आंकड़ा है, क्योंकि तब मैं इस योजना को भी देखता था, तो लगभग 2.25 लाख वो जुड़े।
सहकारी समितियों में वहां पे किसानों के लिए सूचना केंद्र, वहां पे उनका योजनाओं का प्रदर्शन, उनके सम्मेलन करा के किसानों को इन योजनाओं के बारे में बताया गया, मास मीडिया के माध्यम से बताया गया, अखबारों के माध्यम से, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी लोग जो कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, और जो हमारा हर 4 लगभग 5 गांव के ऊपर एक आरईओ, हमारा एक एक्सटेंशन अधिकारी रहता है, इन सब के माध्यम से किसानों को जानकारी दी गई। उसी का ये परिणाम है। 2-3 चीजें मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि जो लगभग 2018 के आसपास 3200 करोड़ के आसपास 0% ब्याज में ऋण लिया जाता था, आज के दिन ये 5वां सीजन है, ऑलरेडी वो उससे डबल हो चुका है। डबल, 5 साल में डबल हो गया है। उत्पादन अगर देखेंगे पैडी का, वो और उसकी जो खरीदी की व्यवस्था, वो भी लगभग डबल हो चुकी है। लास्ट ईयर 107 लाख टन की एक्चुअल खरीदी हुई, और जो हमारे देश के जो खाद्यान्न के भंडारण है, चावल है, उसमें आज पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा सर्वाधिक चावल जमा करने वाला राज्य है। अच्छा, जमा उत्पादन या जमा करने वाला, जो उस योजना में खरीदी होती है जी। अच्छा, सरकारी, मतलब जो सरकार खरीद के जिससे जमा करती है वो। ओवरऑल जो चावल देना है, पहले चौथे नंबर, आई थिंक तीसरे या चौथे नंबर पे था, अभी वो दूसरे नंबर पे आ गया है जी। और ये हमारे किसानों की मेहनत और जो सरकार ने व्यवस्था की, जैसे मैंने कृषि। अच्छा सर, माफी के साथ बीच बीच में मन में बात आ रही है, ये किसान भाई सीधे सरकार को दे देते हैं या ये सीधे चावल अपना आपको बेच देते हैं, आप खरीद लेते हैं, या ये मुक्त होते हैं अपना खुले बाजार में बेचने के लिए भी? इसमें मिश्रित व्यवस्था है। जिनको भी धान खरीदी करनी, मतलब धान खरीदी व्यवस्था में सरकार को बेचना है, तो हमारी एक संस्था है मार्कफेड, उसके माध्यम से सहकारी समिति के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र बनाए जाते हैं, प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाया जाता है। वहां किसान धान लाता है, उसका धान खरीदा जाता है, और वो सीधा उसको 3 दिन के अंदर हम पेमेंट कर देते हैं। और अगर वो ना चाहे कि भाई एक हिस्सा आपको दे दे, एक हिस्सा खुले बाजार में बेच दे, तो वो स्वतंत्र है उसके लिए, लेकिन हम किसान न्याय की राशि पूरे फसल पे देते हैं। अच्छा, वो आपको दे, आपको बेचे या ना बेचे, अब हमने उसको डीलिंग कर दिया, उस पर कोई राशि के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। और एक चीज और महत्वपूर्ण सर, डॉक्टर सिंह, उसके लिए किसान को क्या आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, अपने आप को बताना पड़ता है, या आपके पास कोई ऐसा डेटा है, किसानों की लिस्ट है गांव गांव, दूर दराज, अंतिम किसान तक, या आप खुद उसको पैसा दे देते हैं? इसका हमने किसानों की पहले दिक्कत ये रहती थी कि उनको कई चीजों के लिए अलग अलग जगह पंजीयन कराना पड़ता था, तो कभी एक विभाग में, कभी दूसरे विभाग में। तो हमने जो मुख्य 2-3 विभागों के साथ मिलके उनका अब एक ही जगह पंजीयन होता है, सिंगल विंडो। तो स्थानीय सहकारी समिति में वो आवेदन दे देते हैं। इसके अलावा हमने ये किया है कि जो पिछले साल का डाटाबेस है जी, वो हम ज्यों का त्यों ले लेते हैं। अगर उसमें कोई ऑलरेडी पंजीकृत है और उसका रकबा नहीं बदला है, फसल नहीं बदली है, तो वो एक क्लिक के माध्यम से ही वो डाटा ज्यों का त्यों कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मान लीजिए किसी किसान ने जमीन खरीद ली, या मूल किसान का खाता बट गया, या उसके भाइयों के नाम से जमीन आ गई, उतना हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि वो डाटा अद्यतन रहे और जिसकी जमीन है उसको वो योजना का फायदा मिलता रहे। सर, मैं फिर से आपको रोक रहा हूं बीच में, क्षमा, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। ये जो सहकारी समितियां आपने बताई हैं और जो कुछ इंतजाम आपने सरकार की तरफ से किए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस की, वहां जाके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। सर, ये सवाल थोड़ा अजीब सा है, वहां कोई ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी, ऐसा भ्रष्टाचार तो नहीं कि जो किसान भाई बहनों से कहे कि पैसे दो तब नाम लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, या इन्हें कोई तकलीफ, कोई परेशानी तंग कर रहा है? सर, वहां पर कोई शिकायत आई आपके पास? ऐसी कोई जानकारी, कोई पैसे मांगने की मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। कई बार वो कंप्यूटर की गलतियों की वजह से जरूर कुछ लोगों का पंजीयन छूट जाता है, जिनको हम बाद में भी अलाउ करते हैं, क्योंकि सरकार किसानों के लिए ही है और उनकी हर तकलीफ के लिए
प्रयासरत रहती है, तो कोई छूट भी जाएगा उसका पंजीयन उस तिथि के बाद भी हम लोग करते हैं। सर, हम आप शर्मा जी को शामिल कर रहे हैं इसी के साथ, तो आगे बढ़ेंगे सर, फिर आपकी बात पूरी करके आपके पास कोई शिकायत सर कभी आप ऐसा कैसे हो सकता है सर कि देखिए क्या होता है कि ये बड़ा सुनने में बड़ी आदर्श स्थिति लगती है सर डॉक्टर सिंह, कि सब कुछ अच्छा है और हर किसान तक हर योजना पहुंच रही है और किसानों को कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। मैं बहुत सिर्फ समझने के लिए और आप लोगों के फायदे के लिए कि कहीं अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो आज आपके पास ये मंच है कि आप डॉक्टर सिंह के पास आ सकते हैं यहीं पर। अभी अगर कोई है तो अभी भी आप हाथ खड़ा करके, किसी अधिकारी ने आपको तंग किया है, किसी सहकारी समिति के कर्मचारी ने आपको तंग किया है, आपका नाम नहीं लिखा है, सर मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूं आपसे, आप सहमत हैं? अगर कोई यहां पर आपको बताना चाहे तो, और यहां ना बताना चाहें तो हमारी टीम बैठी है, आप पीछे जाकर अभी नाम लिखवा दीजिए, हम पीछे डॉक्टर सिंह को बुलाकर आपसे मिलवा देंगे। सर प्लीज। जी देखिए, ये सामान्य तौर पे ना पहले एक आध दो शिकायतें ऐसी आती थी सर कि जैसे किसी का रकबा कम हो गया, किसी का रकबा ज्यादा हो गया, पर मेरा लिखा नहीं गया ऐसा कभी नहीं आया। अच्छा, है ना? रकबा ज्यादा कम कैसे होता है? मेड़ है ना? तो वो या फिर उसका बगीचे की सर जमीन वो तो है, आपसे विवाद हो गया सर। हाँ। देखिए जहां तक मेड़ की बात है, बिल्कुल, वो तो दो किसान तालाब आपस में वाली किसी ने जमीन है। 1 फीट ज्यादा ले लिया, 2 फीट, बिल्कुल। वो अलग बात है। और यहाँ बात दूसरी हो रही है सर, नहीं, मैं बता रहा यहाँ हूँ। सहकारी समितियां और बता रहा हूँ उसमें सरकार की तरफ से अपॉइंट किए गए हमारे लोगों यहाँ की पर क्या हो होता रही है, गिरदावली करके एक सिस्टम होता है। है। कौन सा सिस्टम? गिरदावली। गिरदावली। उसमें क्या होता है कि आदमी जाता है वहां और देखता है कि कितने एकड़ में बुआई हुई है, उसके बाद ये भी देखता है कितने एकड़ में कटाई हुई है। सर हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, और यदि आपने कम उधर अंकित किया है, कम यदि रजिस्टर किया है और पटवारी का रिकॉर्ड कुछ और बोल रहा है, तो जो जिसने अंकित किया है वो तो फंस जाएगा ना। आप समझे मेरी बात? हाँ मैं समझा, बिल्कुल समझा। वो दोनों अलग-अलग और डिपार्टमेंट। उसे चेक कौन करेगा सर? दोनों के डेटा मैच होते हैं। अच्छा ठीक। तो यदि दोनों में डिस्क्रिपेंसी है, यदि वो पटवारी कह रहा है कि 700 एकड़ में धान लगा है, आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन 200 एकड़ का हुआ है। शर्मा जी आप ये भी मानते हैं कि पटवारी भी बिल्कुल ईमानदार है और वो अलग अधिकारी अलग भी बिल्कुल- एजेंसीज हैं, दोनों में मिल बैठ के दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपके घर में पुलिस आई, ठीक है, नहीं मैं समझ गया सर, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझा। पुलिस का नाम लेते हम समझ यही गए। समझना चाह रहे हैं कि पटवारी भी और वो जो दूसरी एजेंसी भी जो डॉक्टर सिंह ने जिसे ऑथोराइज किया है, जिसे अधिकृत किया आप लोगों के पास जाकर आपका डेटा लेने के लिए, आप इस बात से सहमत हैं? आप ये मानते हैं कि दोनों एजेंसियां ठीक है, अपनी तरफ काम कर मैं रही हैं? खुद किसान हूं और मैं बहुत दिनों से 25,000 करीब सर एक संगठन है हमारा कृषक बिरादरी, जी जिसमें सरकार में आने के पहले भी मैं काम करता था। ठीक है। तो अभी तक हमको ऐसी शिकायत नहीं है कि ये पटवारी या ये आदमी पैसा लेके उसका नाम नहीं लिख रहा है। डॉक्टर सिंह और शर्मा जी की बात दोस्तों आपने सुनी, अगर सहमत हैं तो जोरदार ताली बजा दीजिए। अगर ऐसा है तो ये बड़ी अच्छी स्थिति लगती है। ये तो देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की जो योजनाएं वो आप तक सीधे सीधे पहुंच रही हैं, कहीं कोई आपको तंग नहीं कर रहा है, कोई परेशान नहीं कर रहा है। सर ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसमें मैं बोलना चाहूंगा, ये स्थिति एकदम से नहीं आई, इसमें कई वर्षों की मेहनत लगी है और बहुत लोगों पे कार्रवाई हुई है, तब जाके ऐसी स्थिति की तो आप ये मानते हैं कि जो हम प्रश्न उठा रहे थे वो ठीक था? शुरू में ऐसा ठीक है सर। ये आप मछली पालन को लेकर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए सर, इसलिए क्योंकि मछली पालन एक ऐसी चीज है कि जिसके पास कम जमीन भी है, वो किसान भी या जो किसानी जिसके पास जमीन नहीं है, जो खेती नहीं कर पा रहा है, वो मछली पालन कर सकता है। सर क्या कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत छोटे लेवल पर, बहुत छोटी सी जगह में आपने मछली के बीज दे दिए हों कि जाओ ये मछली ले जाओ, पालो, बेचो, खाओ, कमाओ, ऐसा कुछ हुआ है सर? इसमें मैं बता देता हूं कि मछली पालन में अगर आप जैसे फ्लाइट से आए होंगे, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में नीचे तालाब ही तालाब है। अगर आपने नोटिस किया हो तो उत्तर भारत की तुलना में जहां पे नहर वगैरह ज्यादा है, यहाँ पे तालाब बहुत सारे, हर गांव में 5, 10, 15, 20 तालाब आपको मिलेंगे। 56,000 तालाब। हाँ, 56,000। हाँ, तो तालाबों में और हर गांव में लोकल व्यवस्था रहती है। कुछ तालाबों को वो पीने के पानी के तौर पे या निस्तारी के लिए, डेली यूजेज के लिए, कपड़े धोने, अन्य व्यवस्थाओं के लिए यूज करते, लेकिन कुछ तालाब वहां पे उपलब्ध रहते जो पब्लिक के तालाब हैं, तो उनको स्थानीय जो लोग मछली मारने का बिजनेस करते हैं परंपरागत तौर पे, उनको लीज पे दिया जाता है। उसकी पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने।
जो बड़ी वाटर बॉडीज है, जैसे बहुत बड़े जो डैम के रिजर्वायर बन जाते हैं, वहां पे भी हमने उनको, जो स्थानीय लोग हैं जिनकी जमीन उसमें डूब गई है और जो आसपास के गांव के हैं, उनके कोऑपरेटिव्स बना के उनको भी लीज पे देने का काम किया है। और तीसरा, जो अपनी जमीन पे खोदने के लिए भी हमारी स्कीम्स हैं, जिसमें हम लगभग 40 to 50% अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। ये व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअल है सर, एक व्यक्ति कर सकता है अपनी जमीन, कर सकता है। हम यही समझना चाह रहे थे सर कि वो व्यक्ति जो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, हाँ, जिसके पास कुछ नहीं, क्या वो अपनी जमीन पे थोड़ा सा बिल्कुल कर सकता है। और चूंकि यहाँ का जो टेरेन है ज्योग्राफिकली, ये तालाबों के लिए बहुत सूटेबल है, और मछली पालन के लिए यहाँ पे मार्केटिंग की कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता है। उसका जो भी मछली निकालते हैं 6 महीने में बहुत अच्छे से बिक जाता है, रेट भी अच्छा मिलता है। और इसका परिणाम आज के दिन ये है कि हम लोग इसी साल हमको बेस्ट इनलैंड फिशरी स्टेट, 10 स्टेट हैं जो इनलैंड है, मतलब सी पे नहीं है, तो उसका हमें स्टेट को अवार्ड मिला है, और बहुत प्रोडक्शन अच्छा, बड़ी बात है। समय कम है और आप दोनों से, आपसे तो बहुत सारी बातें करनी थी सर। हमें आपसे तो क्योंकि सूखे की स्थिति हो सकती है, उससे कैसे निपटें। मैं एक प्रश्न आपसे छोटा सा लेकर आपके पास आ रहा हूं सर। ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीवा क्या है सर, और ये किसानों के लिए कैसे फायदेमंद सिद्ध हो रहा है? देखिए, जो भी खेती का प्रोड्यूस है, जो स्थानीय तौर पे उत्पाद बनाए जाते हैं, उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है और बड़े स्तर पे बनाना है। तो आपको, जैसे आप पहले शहरों के पास इंडस्ट्रियल स्टेट बना करते थे, आज भी बनते हैं इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल स्टेट, फोकल पॉइंट नॉर्थ में ऐसा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनफैक्ट प्रदीप शर्मा जी का ही कॉन्सेप्ट है। तो हर गांव का समझ लीजिए वो इंडस्ट्रियल स्टेट है। अच्छा, हर गांव का अलग? हाँ, ये थोड़ा नई चीज है। ये नई चीज है। हाँ, अभी हमने इसमें शुरुआत की है, 300 पार्क स्थापित कर रहे हैं, और उनमें फूड प्रोसेसिंग से लेके विभिन्न प्रकार की छोटी इंडस्ट्री और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री ला रहे हैं, जो गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, फसलों से जुड़ी हो, उसकी वैल्यू एडिशन की बात होती है। साथ ही साथ इसको जो एफपीओ बना रहे हैं हम लोग, किसानों के एफपीओ हैं, तो अगर वो एक जगह उत्पाद इकट्ठा करके उसकी प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, तो उससे उनको ज्यादा आमदनी होती है। तो हमारा जो स्वप्न तो यही है कि हर गांव में बनाया जाए। अभी शुरुआत हमने की है सर। मैं सर 3-4 सवाल एक साथ पूछ लेता हूं आपसे, समय देखकर आप जवाब दे दीजिएगा, घड़ी चल रही है वहां पर। पहला तो ये कि आजकल हम क्लाइमेट चेंज की बड़ी बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की। अब आपने भी देखा होगा, गर्मी बढ़ रही है तो बढ़ते जा रही है, गर्मियों में बारिश होने लगी, बारिश के सीजन में ठंड पड़ने लगी, ठंड में गर्मी पड़ने लगी। ये हमारे किसानों पर कितना बुरा या अच्छा प्रभाव डालते हैं। मिलेट्स के बारे में हमारे जो पुराने ज़माने में बाप दादा खाया करते थे, और जिसको हम हमारी जो युवा पीढ़ी है और हम थोड़ा आधुनिकता की दौड़ में, मॉडर्न होने की दौड़ में उसे भूल रहे हैं, उसका कैसे उत्पादन हो रहा है, उसको कैसे हम अपने आचार व्यवहार में शामिल करें। और ये अकाल की स्थिति ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि गर्मी ज्यादा पड़े, पानी की कमी हो जाए। इन सब पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और इस बार पूरे मध्य भारत में भीषण अकाल की आशंका जताई जा रही है। बिहार में, यूपी में, आधे बंगाल में, मध्य प्रदेश लगभग पूरा, और छत्तीसगढ़ के ऊपर के 13 जिले। ये अभी तक यहाँ पर सामान्य से 33% कम वर्षा अभी रिकॉर्डेड है। 33% तो बड़ी बात है सर। और अभी कम होने की संभावना है, क्योंकि लौटती डाक, हमारे यहाँ लौटता मानसून है ना, वो गिरता है, जो आज गिर रहा है, हमको पानी दिख रहा है। यदि ये हो गया तो हम सब लोगों के लिए बड़ा संकट होगा, क्योंकि यही हिंदुस्तान का फूड ग्रेन प्रोड्यूसर एरिया है, इंडो गैंजेटिक प्लेन, और ये इलाका है। तो ये जो इलाका है, यदि यहाँ पर बारिश नहीं होती और खुदा न खास्ता अकाल पड़ जाता है, ऐसे समय में तकलीफ तो बहुत होगी, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो नाले का, नरवा का प्रोजेक्ट शुरू किया है,
तो काफ़ी नालों में, लगभग 10,000 नालों में आज पानी है। तो वो काफ़ी हमारी फसलों को थोड़ा जो बचा ले जाएगा, रहेगा सर। बचा ले जाएगा ऐसा हमको उम्मीद है। क्योंकि बड़े बड़े ड्राई स्पेल जो होते हैं, जिसमें पहले किसान बहुत परेशान हो जाता था, अब वहाँ पानी होने से वो लिफ्ट कर लेता है। एक दूसरा, उसके किनारे उसने मिलेट बोना शुरू किया है। मिलेट इज आजकल उसको सुपर फूड कहते हैं, है ना, कोदो, कुटकी, रागी वगैरह में। सरकार ने उसके लिए एमएसपी घोषित किया है। ये नालों के किनारे पानी भरने से और मिलेट की एमएसपी घोषित करने से जो हमारे यहाँ 68,000 हेक्टेयर में जो मिलेट की खेती हो रही थी, वो सीधा बढ़ के 1,76,000 एकड़ में वो मिलेट की खेती शुरू हो गई। हम इंडिया के सबसे बड़े मिलेट प्रोड्यूसर भी हो चुके हैं। अच्छा, वाह। और ये जो चीज़ है, क्योंकि इतना पैसा मिल रहा है कोदो का, कुटकी का, रागी का, और नहीं खरीदेंगे सरकार समर्थन मूल्य में खरीदेगी। आदिवासी इलाकों में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से लोग लेके रागी का बिस्किट, ये वो खूब डिमांड है आजकल, लेके जा रहे हैं। तो इससे एक सूखे को लड़ने में बड़ी मदद तो मिलेगी। दूसरा, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इशू सॉल्व होता है इससे। बिल्कुल हो रहा है। ये दूसरा जो एक तो क्लाइमेट चेंज का इशू है, और दूसरा जो आपका मिलेट का सवाल था। तीसरा, रीपा में मैं कुछ जोड़ देता हूँ प्लीज। रीपा जो है वो हमने इस तरह से बनाया था कि कोई भी किसान जब अपना काम करता है, मान लीजिए अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ने के बाद यदि किसान केवल किसानी पे आधारित है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और यदि उसके पास एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ लोहार लोहारी कर सकता है, बढ़ई बढ़ई का काम कर सकता है, चमड़े का काम करने वाले चमड़े का काम कर सकते हैं, कपड़े वाले अपना काम कर सकते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये कारीगर समाज था छत्तीसगढ़ में, ये 56% था। इन 56% के पास 2 एकड़। ये किसानों से हटकर नहीं, जो ये लोग किसान है। अच्छा, किसान दूसरा काम भी, ये कारीगर किसान थे जिनके पास ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं थी इनको। ठीक है। बुनकरी करेगा कि खेती करेगा, तो खाने के लिए 2-2.5 एकड़ होती थी। तो किसानों के साथ साथ आपने कारीगरों के लिए ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा बनाया। गांव के अंदर जो है एक ही आदमी किसान होता है, 6 महीने किसान होता है, और उसके बाद बाकी का 6 महीने कारीगर होता है। और वो कारीगरी उसको जो है इस तरह के अकाल के प्रकोप से बचाती थी। तो उसको बनाने के लिए हम लोगों ने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किया। आज 2 अक्टूबर को शुरू हुआ, अभी 11 महीने हुए हैं। 11,000 से ऊपर उपक्रम 300 स्थानों में चल रहे हैं, और उसमें 10,500 ग्रुप प्लस इंडिविजुअल मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है सर, समय समाप्त हो रहा है। डॉक्टर सिंह, इन पिछले 5 वर्षों में अगर हम आपसे पूछें कि ईमानदारी से सर आपको लगता है कि मैं किसानों के लिए इस योजना को मूर्त रूप नहीं दे पाया हूं या ये काम नहीं कर पाया हूं, कुछ ऐसा मन में खटकता है? जी, रहता है। बताइए प्लीज। मुझे लगता है कि हमें अपनी जो खेती है, छत्तीसगढ़ की खेती को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है। हमको यहाँ पे जितने हमारे क्रॉप्स है, स्पेशली जैसे मिलेट्स है, तो इसको पहली बात तो ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में इसको हम एक्सपोर्ट से अगर लिंक करेंगे तो एक तरीके से हम लोग एक एक्सपोर्ट हब बने। वेजिटेबल सीड्स के, जैसे आज के दिन अगर ये बोला जाए कि वेजिटेबल जितनी सब्जियों का जो सीड प्रोडक्शन का हब छत्तीसगढ़ बनते जा रहा है, इसी तरह से अब नेशनल लेवल पे रहने से बात नहीं बनेगी, ग्लोबल लेवल पे लेके जाना। इसका मतलब तो ये हुआ कि बीज यहाँ बनाइए, बीज पैदा कीजिए और दुनिया भर में फैलाइए, दुनिया में बेचे, फैलाइए। ये तो अच्छी बात है। दुनिया की मार्केट से हमको छत्तीसगढ़ को जोड़ना है। कुछ जुड़ा हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जुड़ा। हम लोग नॉन बासमती चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर स्टेट है इंडिया में। नॉन बासमती, लेकिन बाकी फसलों में मुझे लगता है अभी और बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत स्कोप है, और छत्तीसगढ़ एक ग्लोबल लेवल पे एक एग्री हब के तौर पर उभरेगा, ऐसी मुझे लगता है कि अभी वो काम बाकी है। मन में शर्मा सर, सिंह सर, बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन समय आज्ञा नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह, प्रदीप शर्मा जी, आप दोनों का आना, और हमारे न सिर्फ आपने हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई, बल्कि किसानों की तरफ से जो हमारे पास प्रश्न आए थे वो अभी बहुत सारे रह गए हैं सर, उसके लिए आप लोगों से क्षमा। लेकिन आशा ये करते हैं कि सारे प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं, और किसानों की सेवा इसी तरह से आप करते रहें। हमारे अन्नदाता हैं, और किसान सुखी तो हम सुखी, आप सुखी,
और हम स्वस्थ भी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ हमारे दोनों मेहमानों का धन्यवाद कीजिए। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि कुछ देर बस मंच पर रहें और मैं श्रीमती सुपर्णा कुमार से आग्रह करूंगी, हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं, सीनियर एसोसिएट पब्लिशर हैं इंडिया टुडे मैगजीन की, हमारे साथ हैं और वो आपको तुलसी का पौधा देकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से। लाएंगे शुक्रिया सर।